हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं पीके मेहता आप सबको स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल था संडे और संडे को हम चलाए थे सुपर संडे टेस्ट, और वो सुपर संडे टेस्ट की श्रृंखला तीसरी थी और काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मैंने देखा कि उसमें कुछ स्टूडेंट लाइव भी जुड़े और कमेंट्स बॉक्स में आंसर एकदम फराटेदार वो किए जा रहे थे, तो अच्छा लगा। और हमें काफ़ी खुशी मिली कि हमारे सुपर संडे टेस्ट में आप पार्टिसिपेट हुए और उसका एक अच्छा रिस्पांस दिए। जिस प्रकार से आप हमारा रिस्पांस दे रहे हैं हमारे वीडियो को, और एक अभी शुरुआत दौर है मेरा, 1 मंथ हुए हैं यूट्यूब पे, तो 1 मंथ में जिस प्रकार से हमें सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा साथ मिला आप सबको, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास ये है कि हम आपके लिए जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपका बिहार सचिवालय का वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, वो फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी एग्ज़ाम होना है, पीटीओ मेंस, उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है। तो ये सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए साइंस जीके और ये करेंट अफेयर का और स्टैटिस जीके का ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा। मंडे टू सैटरडे और संडे को सुपर संडे टेस्ट में जरूर जुड़ें, क्योंकि वो संडे का टेस्ट 100 क्वेश्चन का होता है जिसमें हर प्रकार का क्वेश्चन शामिल किया जाता है, या तो वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिका हो, करंट का स्टैटिस जीके हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो उसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए, आज है मंडे और मंडे को इस वीक का पहला टेस्ट हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आज है मंडे और मंडे टू फ्राइडे वाले टेस्ट में हम डिस्कशन के साथ चलते हैं आगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा। क्या रामदास होगा, तेज बहादुर सप्रू, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है, अकाल तख्त की स्थापना जो किया गया था वो हरगोविंद के द्वारा किया गया था, और हरगोविंद कोई ऑप्शन में है नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अकाल तख्त, अकाल तख्त को एक और नाम से जाना जाता है ईश्वर का सिंहासन। क्या बोला जाता है, ईश्वर का सिंहासन। इसका जो निर्माण कराया गया था वो हरगोविंद के द्वारा, हर गोविंद के द्वारा। ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। क्या में थे, छठे गुरु थे। ध्यान रखना, ये सब आपको पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे। 10 में इनका जो रैंक था वो छठा था। तो 10 गुरु का नाम हम बताएंगे कैसे याद रखना है, हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे उनका नाम याद रखना है। तो ये थे छठे गुरु, और इनके द्वारा किए गए कार्यों का हमें विवरण जरूर याद रखना पड़ता है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले तो हरगोविंद जो थे वो आपका अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहते हैं, उसका निर्माण कराया गया था इनके द्वारा। उसके बाद जब ये सिंहासन पर बैठते थे तो दो तलवार दो तलवार अपने कमर में बांध कर बैठते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख धर्म का वो कौन सा गुरु थे जो जब अपने सिंहासन पर बैठते थे तो अपने साथ दो तलवार लेकर बैठते थे। तो आंसर हो जाएगा क्या, हरगोविंद। उसके बाद इनके साथ और किया गया जो कार्य है वो देखिए कि ये सिखों को सैन्य संगठन के रूप में बदला। तो सिखों को सैन्य संगठन के रूप में बदलने का प्रयास किनके द्वारा किया गया था, तो हरगोविंद के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि अमृतसर का किलाबंदी भी किया गया था किनके द्वारा, तो हरगोविंद के द्वारा। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो आपको याद रखना है कि तलवार लेकर कौन बैठते थे, सैन्य संगठन का निर्माण किसने किया, और अमृतसर शहर का किलाबंदी किनके द्वारा किया गया, और ईश्वर का सिंहासन जिसे अकाल तख्त कहा जाता है वो किनके द्वारा बनाया गया, तो हरगोविंद के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं था, तो आंसर होगा इसका क्या, हरगोविंद। और ये छठे गुरु थे। अब देखिए, आइए एक एक करके देखते हैं इन गुरु के बारे में। पहला ऑप्शन पे है रामदास। रामदास के बारे में देखिए, ये सिख धर्म के कैमे गुरु थे, तो ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। कैमे गुरु थे, चौथे गुरु थे। रामदास जो थे वो अमृतसर शहर को बसाए। अमृतसर शहर को बसाने का जो जाता है क्रेडिट वो किनको जाता है, रामदास को। बीबी भानुवती को जो जमीन अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा जो दिया गया था 500 बीघा, उसी पे अमृतसर शहर को बसाया गया था। किनके द्वारा, तो रामदास के द्वारा। रामदास जो थे अपने तीसरे पुत्र, तीसरा पुत्र का नाम इनका था अर्जुन देव। क्या नाम था, अर्जुन देव, है ना। तो अर्जुन देव को ये अगला गुरु नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद
जो गुरु पद हो गया वो पैतृक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पैतृक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु के बाद गुरु पद जो है वो पैतृक हो गया। तो अर्जुन देव के बाद, क्योंकि इसके पिताजी जो थे रामदास, वो अपने पुत्र को गुरु के पद पर नियुक्त किए और उसके बाद जो गुरु पद हो गया वो पैतृक हो गया, है ना। उसके बाद आइए देखिए, एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे तेज बहादुर। तेज बहादुर जो थे वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कै में थे? 9वें गुरु थे। और इन्हें इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो ध्यान रखना है, किस गुरु को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तेज बहादुर के द्वारा। और वो इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण कैमे गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। उसके बाद देखिए, अब आपको जानना है किनके बारे में? तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ वो 1666 में। कब हुआ? 1666 में पटना में हुआ था। ये इनका जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब था। कहाँ पे था? आनंदपुर साहिब था। और इनका जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे ये 1669 में खालसा पंथ की स्थापना किए। और 1707 में नांदेड़ में, कहाँ पे? नांदेड़ में इनकी हत्या कर दिया जाता है गुल खां नामक पठान के द्वारा। इनके द्वारा और क्या क्या चीज शुरू किया गया? अपने सिखों को कहा गया कि अपने नाम के पीछे सिंह शब्द लगाएं। इन्होंने 5 कक्के की शुरुआत की। सच्चा पातशाह के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। ये सारे प्रावधान जो थे वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किए गए। तो हमने आपको इन 4 विकल्प में जो भी इनसे क्वेश्चन बनते थे वो सारे बताए। हमने आपसे बोला है कि इन गुरु, जो 10 गुरु हैं, उनको नाम कैसे याद रखना है, वो थोड़ी सी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका नाम याद रखना है। देखिए, आइए हम आपको बताते हैं। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। इन 10 गुरु का नाम ऐसे याद रखिए आप: नानक, अंगद, अमर, राम। नानक, अंगद, अमर, राम। अर्जुन, हरगो, हरराय, किसान। देखिए, इसे आपको एक बार में याद रखना है। इस प्रकार से इसे पढ़ जाइए कि नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हरगो, हरराय, किसान। और आपको पता है कि 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? तेज बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। और 10वें गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। तो इस प्रकार इन 10 गुरु का आप नाम याद रख सकते हैं। और काफी आसान तरीका, आप बिल्कुल आसान से इसे याद कर लीजिए कि नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हरगो, हरराय, किसान। इस प्रकार से आप इसे याद करिए, क्योंकि क्रम पूछा जाता है ये, या फिर इनका रैंक पूछा जाता है। तो याद रखना ये बहुत जरूरी है कि नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हरगो, हरराय, किसान। इस प्रकार से आप इसे याद कीजिए, नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हरगो, हरराय, किसान। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 1 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? कह रहा है कि सूफी आंदोलन मूल्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन का जो शुरुआत होता है वो पारस से होता है, पारसिया से, जिसे आज वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से जानते हैं। सूफी आंदोलन जो है भारत में भी प्रचलित रहा, जिसमें आपको 2 सूफी आंदोलन काफी ज्यादा रहा, एक चिश्ती और एक सुहरावर्दी। तो उसमें भी सबसे ज्यादा ये वाला फेमस रहा चिश्ती, जिसके मतलब इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रचार प्रसार किए वो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। इनका जो दरगाह था वो है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये वाली बात कि ख्वाजा मुइजुद्दीन, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किनके द्वारा? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अजमेर में इनका दरगाह है। और यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दरगाह से। एक तो हो गया ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। एक पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो इसका दरगाह दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद एक पूछा जाता है शेख सलीम चिश्ती का। किसका? शेख सलीम चिश्ती का। तो इसका दरबार जो है वो सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में। तो ये 3 आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो आप आंसर कीजिएगा दिल्ली में। कहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का? दिल्ली में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह पूछेगा तो सिकरी करेंगे, और ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का पूछेगा तो अजमेर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसको याद कैसे करना है? देखिए, शेख सलीम चिश्ती,
तो स से सलेम और स से सिकरी है, तो इसे आप एक साथ याद रखिएगा कि स से सलेम जो है, सलेम शेख सलीम चिश्ती का, सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, सिकरी में, स वाले के साथ स वाला में है। और आपको ये याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया, औलिया बोला था क्या कि दिल्ली अभी दूर है, तो इसका दरगाह कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। और एक बच गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसका दरगाह अजमेर में हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि महरौली में संग्रहित लौ स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो लौ स्तंभ जो संग्रौली का है, महरौली का है, उसका स्थापना जो किया गया था गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, गरुड़, गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस स्तंभ के ऊपर गरुड़ का चित्रण किया गया था, जिसके कारण इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ लेख जो है वो है आपका कुतुब मीनार के पास। कहां पे, कुतुब मीनार के पास है ये एक लोहे का बना हुआ स्तंभ है, जो इसमें लगभग 98% लोहे का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो इसके कारण ये काफी फेमस है कि महरौली का स्तंभ लेख जो है, लौ स्तंभ है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि इस स्तंभ लेख पे, जो लौ स्तंभ लेख है, उस पे एक चंद्र नामक शासक का वर्णन किया गया, चंद्र नामक शासक का वर्णन किया गया है। तो ये चंद्र नामक शासक है कौन, तो ये चंद्र नामक शासक जो है वो चंद्र गुप्त द्वितीय का नाम है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महरौली जो लौ स्तंभ है उस पे चंद्र नामक शासक का जो वर्णन किया गया है वो किसके बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, किसके बारे में कहा गया है, तो आंसर क्या करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया है। तो यह है गुप्त वंश से संबंधित शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसका निर्माण कराए थे। उसके बाद इससे अभी और आपको क्वेश्चन क्या क्या जानना है, देखिए ऑप्शन नंबर आ जाइए दूसरे पे, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन, सीमुक, सीमुक। राजधानी कहाँ पे इसका, तो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। इसकी भाषा क्या थी, तो भाषा थी प्राकृतिक, क्या थी भाषा, और लिपि क्या थी, तो ब्राह्मणी इसकी लिपि थी। ब्राह्मणी क्या थी, लिपि थी। भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। राजधानी प्रतिष्ठान था। सीमुक इसका संस्थापक था। शीशे के सिक्का, शीशा का सिक्का चलाने के लिए सातवाहनवास काफी ज्यादा प्रचलित था। और उत्तर प्लस दक्षिण भारत के बीच ये एक पुल यानी एक जुड़ाव का एक निर्माण करते थे, यानी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मध्यस्थता स्थापित करने के कारण इसे भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुषाण, ये मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। राजधानी पाटलिपुत्र। इसका कुषाण वंश के संस्थापक कौन, कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश का प्रतापी सबसे महान शासक कौन बना था, तो कनिष्क, कनिष्क। और कनिष्क जब गद्दी पर बैठा था तो वो समय था 78 AC का, यानी एडी का, तो यानी 78 ईस्वी का। और 78 ईस्वी में ही चला गया शक संवत, और जो अभी भारतीय कैलेंडर आधारित है इसी पे है। कनिष्क ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर को बनाता है, जबकि दूसरी राजधानी किसे बनाता है, मथुरा को बनाता है। और कुषाण वंश के शासकों के द्वारा ही सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की सिक्का, शुद्ध सोने की सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा सिक्का अगर पूछेगा कि स्वर्ण सिक्का सबसे ज्यादा किसके समय में, तो ये गुप्त काल में चलाया गया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सीसा का सिक्का पूछेगा तो किसके समय में, तो सीसा का सिक्का जो हो जाएगा वो आपका ये सातवाहन वंश में हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को, सोने के सिक्के को दिनार कहा गया गुप्त काल में, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया इसी काल में, रूपक। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन करा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी कौन सा वैसा बौद्ध भिक्षु था जिससे वो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे उपगुप्त से, उपगुप्त से ही वो शिक्षा ग्रहण किए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त का नाम है कौटिल्य, कौटिल्य। और इन्हीं को नाम है चाणक्य, जो किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। जो नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। किससे, राजनीतिक
विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए ब्रह्मगुप्त को खास नहीं, ये छोड़ दीजिए। आपका आ जाए भद्रबाहु। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिए थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे जैन धर्म की शिक्षा लिए थे? तो भद्रबाहु से। अब आइए देखिए अशोक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अशोक गद्दी पर अपना बैठते हैं 269 BC में, है ना, 269 ईसा पूर्व। और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो वो अवंती के गवर्नर है। कहाँ के? अवंती के गवर्नर है उस समय। अशोक अपने गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद, 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व, कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर देते हैं, जहां का शासक कौन है? खारवेल। और कलिंग का युद्ध जो होता है इनका अंतिम युद्ध होता है। इसके बाद ये जो है ये युद्ध वगैरह करना छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और फिर ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। इनकी बात करें हम कि इनकी माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम था कारुबाकी। क्या नाम था? कारुबाकी। और इनसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके पुत्र का नाम था महेंद्रा और संघमित्रा नाम था पुत्री का। संघमित्रा नाम था किनका? पुत्री का। तो अशोक से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभिलेख का शुरुआत इनके द्वारा किया गया और भी इनके बहुत सारे स्तंभ लेख हैं जिनका वर्णन किया गया। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है वो बताइए। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से है? तो कर्म का सिद्धांत जो हो जाएगा वो मीमांसा से हो जाएगा, है ना। न्याय दर्शन क्या हो जाएगा? गौतमी। संख्या दर्शन कपिल। वेदांग की जो संख्या है वो 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वो 6 वेदांग आपको याद रखना है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यही वो 6 वेदांग है जो आपसे पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, आप इससे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग है? तो शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरूप, छंद और व्याकरण, ये सभी क्या है? वेदांग है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया था। तो यहाँ से याद रखना है कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मीमांसा में दिया गया है। संख्या दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतमी और वेदांगों की संख्या कितनी? 6, वेदों को भली भांति समझने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कराए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, इसमें आपका जहांगीर का उल्लेख मिलता है और आपका बीरबल का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना है कि किनका किनका उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति उल्लेख है तो इसमें जहांगीर का उल्लेख मिलता है और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, है ना, श्री घटोचंद्र समुद्र नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले ये शासक थे और इसने आर्यावर्त में 9 और दक्षिणावर्त में कितना 12 राज्यों को जीता था, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। और BS स्मिथ के द्वारा इसे नेपोलियन कहा गया था। जबकि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और ईरान ये नेपोलियन जो था वो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ध्यान रखना ये भी। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में और क्या कि वीणा, ये संगीत का प्रेमी था इसलिए इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किस वंश का शासक था? तो खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का कार्यकाल होता है वो 1290 से 1320 तक। देखिए कितना साल हो गया, 10 साल इधर और 1320 तक, है ना, और 20 साल इधर यानी 30 साल। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश का अगर नाम पूछेगा तो आंसर करेंगे खिलजी वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश। लेकिन सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश पूछेगा तो आ जाएगा तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश जो हो जाएगा वो सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश रह गया, है ना।
अब यहाँ पे देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है और वो अपनी राजधानी किलोखरी को बनाता है। लेकिन 1296 में ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और ये गद्दी पर बैठता है। और इसके बचपन का जो नाम है वो अली और गरसूप, क्या नाम है, अली और गरसूप इसके बचपन का नाम है। किसका, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है, अली और गरसूप। और इसने बहुत सारे प्रथाएं लेकर आए, घोड़ा दागने का प्रथा, हुलिया लिखने का प्रथा, अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने की प्रथा, उसके बाद बाजार नियंत्रण से संबंधित, उसके बाद दीवान रियासत, ये सभी चीजें लेकर आया। और बहुत सारे इसने इमारत का भी निर्माण कराया। मलिक काफूर एक फेमस इसका सेनापति था जो एक गुजरात विजय के समय ये इसे लेकर आया था 1000 दिनार में, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी स्थलीय सेना, अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास ही था और ये दक्षिण अभियान करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अलवर संतों का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो अलवर संतों का जो प्रारंभ हुआ है वो तमिलनाडु से, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अलवर संतों का प्रारंभ कहां से हुआ है, तो तमिलनाडु से जो हुआ है। तो याद रखना ये अलवर संतों का प्रारंभ कहां से, तमिलनाडु से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, करा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो देखिए जन गण मन जो प्रकाशित किया गया था सबसे पहले वो तत्बोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। किस पत्रिका में, तत्बोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किस नाम से प्रकाशित किया गया था, तो उसे भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। यानी आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1912 में पहली बार जन गण मन को प्रकाशन किया गया था। अगर पत्रिका का नाम पूछता तो आंसर क्या करते, आंसर करते तत्बोधिनी पत्रिका। लेकिन हमें पूछा गया किस नाम से, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशन किया गया था। और 1919 में, कब, 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में इंग्लिश में इसे प्रकाशन किया गया था। तो ये दोनों बातें याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया, जिसे सबसे पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना। तो ध्यान रखना ये बातें कि किस नाम से इसे प्रकाशन किया गया था, भारत भाग्य विधाता के नाम से। तत्बोधिनी पत्रिका में इसे प्रकाशन किया गया। इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे प्रकाशन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अलावा बांग्लादेश, किसका, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे जिसका नाम है अनार सलाम बांग्ला। तो चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा है, करा है 1857 के विद्रोह का स्थानों पर हुए उसके सही क्रम क्या है। यानी कौन कौन सा स्थान पे वो विद्रोह कैसे कैसे वो क्रम में आगे बढ़ते गया, उस क्रम को हमको सबसे पहले इसमें देखना है। तो देखिए इनमें 4 ऑप्शन है, झांसी है, मेरठ है, दिल्ली है, बैरकपुर है। तो आपको पता है कि सबसे पहले बैरकपुर में इसका विरोध किया गया था। चमड़े वाला का ये गाय का और सुअर का जो चर्बी वाला कारतूस था उसका विरोध किया गया मंगल पांडे के द्वारा। तो सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो बैरकपुर से होता है, यानी पहला जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। उसके बाद ये 10 मई से मेरठ से होता है और मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ वो सीधा जाकर लाल किला पर रुका और लाल किला पर अधिकार किया गया। तो मेरठ के बाद सीधा दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर झांसी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो 4 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। कौन सा ऑप्शन में 4, 2, 3, 1, 4 नंबर ऑप्शन पे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह जो 2 नाम से जाना था, एक 1857 का विद्रोह, कोई इसे 1857 का विद्रोह कहता है, कोई इसे 1857 का क्रांति कहता है। अधिकांशतः अंग्रेजों के द्वारा इसे विद्रोह कहा गया है, जबकि कुछ अंग्रेज और बहुत सारे भारतीय के द्वारा इसे क्रांति की संज्ञा दी गई है। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो था आर्थिक शोषण। क्या था? आर्थिक शोषण। लेकिन तत्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। दोनों अंतर है दोनों क्वेश्चन में। अगर पूछेगा मुख्य कारण क्या था तो आर्थिक शोषण जो था, ऐसा नहीं है कि चर्बी वाला कारतूस आ रहा था जिसके वजह से 1857 का विद्रोह होगा। ये तो एक तत्काल कारण बन गया इस विद्रोह को करने का, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। तो ध्यान रखना है, तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस, जबकि इसका मुख्य कारण जो था वो आर्थिक शोषण था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रतीक था जो इसका वो रोटी
इसी को बोलते हैं चापाती, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, रोटी या चपाती को भी, और कमल। ये दो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको याद होगा, हम कुछ वैसे फैक्ट्स पे बात करें जो थोड़ा सा आपको समस्या करते हैं। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह जो था, उस समय मुख्य नेता यानी अंग्रेजों का नेतृत्व करता किनके हाथ में था? मुख्य जो नेता घोषित किया गया था, उन लोगों नेतृत्व करता दिया गया था, वो कैंपबेल को दिया गया था मुख्य नेतृत्व करता। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टर्न। याद रखिएगा ये सारी बात 1857 के विद्रोह। वैसे तो बहुत सारी कहानियां 1857 के विद्रोह से याद करने के लिए। तो चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि चटगांव शस्त्रागार का धावा किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चटगांव शस्त्रागार का पर जो धावा किया गया था वो सूरसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा 1930 में। और सूरसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये चटगांव वही है जो अभी बांग्लादेश में, कहां पे है? बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा, वो चटगांव वही है। तो याद रखना है, सूरसेन चटगांव शस्त्रागार से मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। 1930 में चटगांव शस्त्रागार हुआ था। हुआ कुछ नहीं था इसमें, इस विद्रोह में हुआ ये था कि इन लोगों के द्वारा किसी पुलिस चौकी पे या फिर जो पुलिस के रहने का जो बैरक वगैरह होता है उस पर हमला करके वहां से हथियार लूटने का प्रयास किया गया था। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कर रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन सा? यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में वो कौन कौन से हथियार को अपनाए थे? तो देखिए पहला ऑप्शन जो है कह रहा है क्रांति। क्रांति से तो वो दूर थे, क्रांति वो चाहते नहीं थे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। बहिष्कार विरोध करना का वो थे समर्थन, कि विरोध कर सकते हैं आप वो। और सविनय अवज्ञा तो आंदोलन चलाया गया था, असहयोग भी उनका एक हथियार था। उसके बाद देखिए बहिष्कार और विद्रोह नहीं था ये। उसके बाद यहाँ भी देखिए क्रांति है, तो ये 2 ऑप्शन और ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? आपका बी नंबर, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। ये मुख्य हथियार महात्मा गांधी के सत्याग्रह से संबंधित थे। सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग महात्मा गांधी 1907 में साउथ अफ्रीका में ही कर देते हैं। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। लेकिन पहली बार सत्याग्रह का शुरुआत भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह से होता है। और भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का प्रवेश यहीं से होता है। और इनके नाम के पहले महात्मा शब्द का उपयोग किया जाता है इसी चंपारण सत्याग्रह से। तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी से संबंधित ये तथ्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है कि क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? देखिए क्रीमिया युद्ध जो हुआ था वो 1854 से 1856 तक चला था। कब से कब तक चला था? 56 तक। एक तरफ जहां रूस था, वो रूस वर्सेस ये जो युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की और भी 1-2 देश थे। तो याद रखना इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की, ये 3 देश एक तरफ और रूस एक तरफ। ये जो युद्ध हुआ था वो इन दोनों के यानी एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और एक तरफ थे रूस। तो इन्हीं के साथ ये युद्ध लड़ा गया था, जो समाप्त एक अनिर्णायक युद्ध रहा। यानी किसी भी निर्णय पे जाके ये नहीं रुका। और एक संधि इसके तहत किया गया, पेरिस के संधि। और इस पेरिस के संधि के तहत क्रीमिया युद्ध समाप्त हुआ। 1856 में पेरिस की संधि होती है। वायसराय की संधि क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो वायसराय की संधि के तहत समाप्त हुआ। और जर्मनी इस पे हस्ताक्षर किया, जिसके तहत जर्मनी को एक बड़ा सा भूखंड देना पड़ गया। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? मगध का शासक कौन नहीं रहा? तो देखिए बिंबिसार शासक था कि नहीं? बिंबिसार भी था। बिंबिसार, प्रसेनजीत जो था वो कौशल नरेश था। ये मगध का शासक नहीं था। अजातशत्रु भी था और महापद्म नंद वंश का ये शासक था, है ना। अजातशत्रु कौन सा वंश का हो जाएगा? हर्यक वंश का। और बिंबिसार कौन सा वंश का हो जाएगा? ये भी आपका बिंबिसार आपका ये कौन सा वंश? ये अरे हर्यक वंश का तो ये हो गया ना, हर्यक वंश, मौर्य वंश का। नहीं, ये बिंबिसार भी उसी वंश का है, हर्यक वंश का ही है। वो तो बिंदुसार है मौर्य वंश का। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो याद रखना इसे। बिंबिसार कौन सा वंश का? तो हर्यक वंश का। और बिंदुसार कौन सा वंश का?
तो वो मौर्य वंश का। उसका एक ट्रिक है याद करने का कि मौर्य वंश का शासक का नाम, तो ऐसे याद रखते हैं उसे कि चंद्र बिंदु का शोक रथ निकला। ये मौर्य वंश के शासकों का क्रम है। मौर्य वंश के शासकों का क्रम है। चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु का मतलब बिंदुसार, शोक का मतलब अशोक और रथ का मतलब बृहद्रथ। ये चार जो शासक हैं वो मौर्य वंश के हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, चंद्र बिंदु का शोक रथ निकला। क्या याद रखना है? चंद्र बिंदु का शोक रथ निकला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, और अगला तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रसेनजीत जो था वो मगध का शासक नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर कितने पे आए आप? 15 नंबर पे। कराए वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो पंचायती राज जांच करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायती राज संबंधित और भी आपका समिति का नाम पूछा जाता है, जैसे बलवंत राय मेहता 1957 में, ये विजय लक्ष्मी माल सिंघिया समिति, ये आपका आ जाएगा 1986 में, और एक आ जाएगा बी के राव समिति, बी के राव समिति, ये जो आपका हो जाएगा वो 1985 में। तो ये कुछ समितियां थी जो आपको पंचायती राज से संबंधित है और ये पूछे जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 57, लक्ष्मीमाल मिल सिंघिया समिति 1986, अमित ये अशोक मेहता समिति 1977 और बी के राव समिति 1985। पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पंचायती राज जो सबसे पहले भारत में लागू किया गया था वो राजस्थान के कहाँ पे? नागौर जिला में, नागौर जिला में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को, और 11 अक्टूबर को लागू कर दिया गया आंध्र प्रदेश में से लागू कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन एक बहुत ही फेमस है जो पंचायती राज से संबंधित है। ये 1992 में होता है और 1993 में इसे लागू कर दिया जाता है 24 अप्रैल से। इसलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये सभी बातें आपको मैंने बताया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान लेकर आए गए वो क्या क्या लेकर आए गए? महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया। अगर पंचायत भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर पंचायत का चुनाव करा लेना है। उसके बाद आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया इसके तहत। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगले पे, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कराए कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो ये 33% आरक्षण की बात की गई है। किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल से संबंधित जो आरक्षण दिए गए हैं वो 33% आरक्षण दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आरक्षण क्षेत्र से संबंधित कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की गई है कि नहीं? बात सही है ये। अब करा स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कशन की है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय चुनाव जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सदस्यों का ये आरक्षण प्रदान किया गया। तो यहाँ पे कहा गया स्थानीय चुनाव में नहीं आरक्षण दिया गया, गलत है ये, यानी दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, और विधान परिषद के लिए भी। उसके बाद 25 साल किसके लिए होना चाहिए? तो विधायक बनने के लिए और संसद बनने के लिए, और पीएम भी बनने के लिए, और सीएम बनने के लिए, ये सभी के लिए 25 वर्ष। 35 वर्ष किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष? 35 वर्ष। 18 वर्ष किसके लिए? तो चुनाव मतदाता के उम्मीदवार की कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। 21 वर्ष पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है कि संविधान में प्रामाणिकता संसद से ज्यादा क्यों है? संविधान की जो प्रामाणिकता है वो संसद से ज्यादा क्यों है? यानी क्वेश्चन में करा है कि संसद से ज्यादा महत्व संविधान को क्यों दिया गया है, वो आपको बताना है। क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से
कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। बनने से क्या होगा, अगर उसकी क्वालिटी होगी तब तो। दूसरा कह रहा है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्य से बड़े नेता थे। संसद के सदस्य से बड़े नेता होने का मतलब क्या है, ये कोई मतलब नहीं बनता है। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्ति प्रदान की जाए। ये ऑप्शन एक सटीक ऑप्शन लग रहा है अभी तक। उसके बाद कह रहा है कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, ये तो गलत है। ऐसे ही तो ऑप्शन आपका सी ही सबसे सटीक आंसर नजर आया कि संविधान यह बताता है, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाना है और उसे कौन सी शक्ति प्रदान है, यह संसद के द्वारा बताया जाता है। संसद संविधान से चलता है, ना कि संविधान संसद से चलता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कर, भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। संविधान देने का जो प्रावधान सबसे पहले पारित किया गया भारत में, वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखिए आपको वो डेट हम बताए थे पिछले बार भी कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये सभी 1946 के डेट है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। पहली बैठक में सचिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जबकि दूसरे बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और तीसरे बैठक में नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देशिका को स्वीकृति मिल जाती है और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना ये सारी बात जो मैंने आपको बताया यहां से, इन सभी डेटों से। आइए आगे क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे। कर, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार में कौन सा असत्य है। यानी अकबर का जो गुजरात विजय हुआ था उसमें से असत्य कथन को चुनिए। अकबर ने 1572 में गुजरात का अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। कॉम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। कॉम्बे उस जगह का नाम है जहां से अकबर ने देखा था। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र वर्चस्व स्थापित कर लिया था, बात सही है इसके समय में। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर को साथ दिया था, नहीं, मिर्जाओं ने अकबर का विरोध किया था, ये अकबर का विरोध किया था। तो इस प्रकार हमें असत्य कथन का चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, करा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, सही मिलान को ढूंढना है। करा अनुच्छेद 17 न्याय के समकक्ष समानता, नहीं, विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 14 के तहत है। अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्प्रियता का अंत। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन, नहीं, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन। अनुच्छेद 169 के तहत संसद सदस्यों की वेतन भत्ता, नहीं, 106 के तहत वेतन भत्ता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। हमें सही कथन चुनना था, तो यही आपका सही हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार की वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, 352, 356 और 360। ये है आपका राष्ट्रपति शासन और ये है आपका वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है, संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। तीनों सूची का जो वर्णन है वो आपका 7वीं अनुसूची में है। जो आपका भारतीय संविधान में कितने अनुसूची दी गए हैं, 12, उसमें से 7वीं अनुसूची में इन तीनों का वर्णन किया गया है। संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इन 12 सूची को याद करने का मेरे पास एक तरीका है, देखिए कैसे याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही 12 अनुसूची है जिसे आपको याद करना है। तो देखिए पहला में है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन संबंधित सारी बात की गई, वेतन संबंधी। तीसरा में शपथ ग्रहण से। चौथा में राज्यसभा
का सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन। पांचवा में है एससी एसटी का प्रशासनिक क्षेत्र। छठा में है जनजातियों का प्रशासनिक क्षेत्र, लेकिन ये अमीमेत्री के लिए है। ये अमीमेत्री क्या है? तो आ का मतलब हो गया असम, मी का मतलब हो गया मिजोरम, मे का मतलब हो गया मेघालय और त्रि का मतलब हो गया त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों के लिए छठे अनुसूची में जनजातियों का प्रावधान दिया गया। 7वें अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन है, राज सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। 8वीं में भाषाओं का 22 भाषा। 9वीं में आपका हो जाएगा ये संपत्ति, भूमि सुधार जो है। और 10वीं अनुसूची में हो जाएगा दल बदल। और 11वीं अनुसूची में हो जाएगा पंचायती राज। और 12वीं में हो जाएगा क्या? नगर निगम। तो देखिए हमें सारा याद है, हम एक तरीका से याद करते हैं इसे, और कोई भी क्वेश्चन हमें इससे मिस्टेक नहीं होता। तो हम इसे देखिए कैसे याद करते हैं। इसे याद करते हैं, संघ वेतन के शपथ ग्रहण से राज्यसभा को सीट मिला, एससी एसटी प्रशासन को जनजाति का क्षेत्र मिला, संघ सूची की भाषा ने संपत्ति को बदल दिया, पंचायती राज्यों के कारण नगर निगम का अंत हुआ। इस प्रकार से इसे हम पूरा याद किए हुए हैं। तो हमें किसी को इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछ देता है तो हम काफी आसानी से इसे डील कर देते हैं। तो आपको बस इस प्रकार से इसे आप रट जाना है कि कैसे संघ वेतन के शपथ ग्रहण से राज्यसभा को सीट मिला, एससी एसटी प्रशासन को जनजाति का क्षेत्र मिला, संघ सूची की भाषा ने संपत्ति को बदल दिया, पंचायती राज्यों के कारण नगर निगम का अंत हुआ। यहां से आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सनराइजिंग उद्योग कहते हैं किसको है। तो सनराइजिंग उद्योग उसे कहते हैं कि जो अभी शुरू ही किया गया उद्योग और काफी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है और काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उसे सन का मतलब सूरज, राइजिंग का मतलब उगना, यानी सन के जैसा, यानी सूरज के जैसा वो अभी उगा ही है और अपना प्रकाश वो चारों तरफ बिखेर रहा है, इसलिए इसे सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। यानी अभी अभी इस उद्योग की शुरुआत हुई है और ये बहुत ही तीव्र गति से अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें आपका जो शामिल होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा उद्योग शामिल होता है, ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं शामिल होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे करा कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री में सब केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें आपका राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री ये सभी सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल एक बड़ा स्वरूप है, लेकिन पावर के मामले में कैबिनेट मंत्री सब ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा है। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है वो एक बड़ा स्वरूप है, उसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री और आपका कैबिनेट मंत्री सारे, लेकिन वो बड़ा है लेकिन वो पावरफुल उतना नहीं है जितना कैबिनेट मंत्री पावरफुल है। तो कैबिनेट मंत्री में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। आइए 25 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे करा, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचाने में मदद किया था? तो देखिए वास्को डी गामा जो था वो 1498 में भारत पहुंचता है ना। अब ये अब्दुल माजिद के साथ, ये एक व्यापारी था गुजराती, तो इसी के साथ अब्दुल माजिद के साथ ये पहुंचता है। ये देखिए यहाँ पे है आपका पुर्तगाल और यहीं से ये चलना शुरू करता है और इस तरफ से ऐसे होते हुए ये मेडागास्कर को, आशा अंतरिक्ष मार्ग इसी को बोलते हैं, यहाँ से मेडागास्कर को पार करते हुए कालीकट यहाँ पे पहुंचता है। तो याद रखना है ये 1498 में आया। दूसरी, और जब ये यहाँ से मसाला, और जब यहाँ से ये मसाला लेकर गया, जब ये कालीकट पहुंचता है तो यहाँ पे जो जमोरी जो ऑप्शन में दिया गया वो यहाँ का शासक है। जब यहाँ से ये मसाला लेकर गया तो 60 गुना मुनाफा कमाया, यानी 1 रुपये के मसाले पे उसने 60 रुपये का मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो फिर ये दूसरी बार आता है 1502 में। कब आता है? 1502 में भी वास्को डी गामा भारत आता है। ये पुर्तगाल का था। भारत के समुद्री मार्ग के खोज के लिए जाना जाता है। लोग कहते थे भारत के खोज के लिए जाना था, नहीं, भारत के समुद्री मार्ग के खोज के लिए
वास्को डी गामा को जाना जाता है। भारत क्या पहले नहीं था? भारत पहले भी था। देखिए ये इस इलाका से, ये यूरोप वाला जो इलाका था, यहाँ से पहले इस इलाका से ना आपका ये मसाला वगैरह भारत से ले जाया जाता था। तो ये इलाका जो है वो मुस्लिम वर्चस्व इलाका है। यहाँ पे यूरोपिया वाले के साथ ये यहाँ पे थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ, जिसके कारण ये जो रेशम मार्ग था इसे बंद कर दिया गया। जब रेशम मार्ग बंद हो गया तो यहाँ पे मसालों की कमी होने लगी। मसालों की कमी होने लगी तो मसाले की खोज के प्रयास में ये लोग अब पता लगाने लगे कि भारत का कोई और रास्ता क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मुस्लिम लोग कहते थे कि अगर आपको मसाला चाहिए भारत से, आपको ये रोड चाहिए, तो आप लोग यूरोपियन जो हैं वो इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए। तो ये इस्लाम कबूल नहीं करना चाह रहे थे कि हम अगर हमें ये वाला, उसे लगा कि हमें ये वाला इलाका, मुस्लिम लोग थोड़ी हमें दे रहे हैं मसाला, हमें तो हिंदुस्तान से मसाला मिला है, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान का रास्ता ही दूसरा ढूंढ लें। तो ये लोग ढूंढ लिए इस तरफ से रास्ता। वो लोग यूरोप वाले इस्लाम भी नहीं कबूल किए, इन लोग का रास्ता भी मिल गया और मसाला का ये व्यापार भी चालू रखे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो अब्दुल माजिद हो जाएगा। और जमोरिन कौन था? तो उस समय वहां का शासक था। आइए, करगम और कबलतम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। पंडवानी, पंडवानी कहाँ का है? पंडवानी कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। केरल का क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टयम, मोहिनी अट्टयम, मोहिनी अट्टयम। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? कथकली, कथकली केरल का। काली अट्टयम, काली अट्टयम भी कहाँ का? यहीं का, केरल का, काली अट्टयम। उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में और एक है आपका ये मोहिनी अट्टयम, ये केरल का मोहिनी अट्टयम तो होगा ना भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। चलिए आइए, ये मिलाइए नीचे दिए घास के मिलान को सही मिलाइए कि उपयुक्त में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म क्षेत्र वाला। तो देखिए यहाँ पे सवाना, वेल्ट, कंपोज, लानोज। तो सवाना और वेल्ट जो है ना वो साउथ अफ्रीका का है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। तो सवाना जो है वो उष्ण घास का मैदान है और वेल्ट जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है। तो हमें यहाँ से पूछा गया उष्ण घास का मैदान चुनना है। तो बेल्ट नहीं होगा यहाँ पे, सवाना होगा, लानोज भी उष्ण है और कंबोज भी उष्ण है। तो 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 सी नंबर ऑप्शन पे है आंसर। उसके बाद देखिए ये सवाना और बेल्ट तो आपका हो गया कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। उसके बाद आपका कंबोज ब्राजील, नालोज वेनेजुएला। उसके बाद आप आ जाइए ये आपका हो जाता है पंपास, पंपास। और आपका एक हो जाता है ये क्या बोलते हैं उसको? प्रेरी, प्रेरी। तो ये पंपास आपका नॉर्थ में और साउथ में आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेरी। उसके बाद आपका ये एक हो गया यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, और ये श्रीलंका का पटाना। उसके बाद आपका ये हंगरी का, हंगरी का पुस्ताज, पुस्ताज। और आपका ये एक न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है ना। एशिया यूरोप का स्टेपीज। प्रेरी उत्तरी अमेरिका और पंपास आपका ये दक्षिण अमेरिका। इस तरफ अर्जेंटीना तरफ पंपास और उत्तरी अमेरिका में कौन सा? ये आपका प्रेरी। तो इस प्रकार घास का मैदान है जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे। 29 का रहा है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की शुरुआत कब की गई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो शुरुआत की जाती है 1985 में किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 2008 में। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा भारत में प्रवाहित होती है। चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अकरावती, अकरावती ये भी किसकी सहायक नदी है? कृष्ण, ये आपका कावेरी की ही सहायक नदी है, हेमावती और अकरावती। उसके बाद ये गोदावरी की वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये दोनों किसकी है? गोदावरी की। उसके बाद दूध गंगा, ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिहांग, लोहित, और उसके बाद तीस्ता, बराका, उसके बाद स्वर्णसिरी, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 गो होता है,
पोलो में 4 होता है, 6 होता है वॉलीबॉल में, और कबड्डी पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में भी 7, यानी कबड्डी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, कराए निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से संबंधित है? तो कथा या भाव जो रामायण से संबंधित है वो है आपका कुचिपुड़ी। रामायण और महाभारत का जो पाठ होता है जिसपे, वो है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम क्या है? तो ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है, एकल नृत्य कौन सा? मोहिनी अट्टम। ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम एकल नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम केरल का है। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, राजस्थान में, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही कौन सा सही सुमेलित है? तो सुमेलित देखिए, कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। सफेद झंडा ये शांति का नहीं, शांति का प्रतीक है। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। और सफेद झंडा जो है, सफेद झंडा जो हो जाएगा वो समर्पण का प्रतीक है ना। और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका कि कमल का फूल जो है वो संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। सफेद झंडा जो है वो समर्पण का प्रतीक है, और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का और शांति का प्रतीक जो है वो सफेद कबूतर है। तो आपका बी नंबर गलत था, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका सी नंबर ऑप्शन पे, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे करा, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे। असम में बनाया जा रहा है, नहीं बनाया गया है। और ये आपका धुबरी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड पुल है, ये ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे करा है डाफला अबोर मिस्टेक है यहाँ पे, पहाड़ियां किस पूर्वोत्तर राज्य में है? देखिए डाफला मिकीर ये पहाड़ियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और कहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस जगह पे पड़ते हैं। देखिए ये जो पहाड़ी जो क्रम से दिए गए हैं ये वही पहाड़ी हैं जो डफला, मिकीर और ये आपका अबोर ये यहीं पे पड़ता है। इसलिए आपको याद रखना है कहाँ पे ये, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 नंबर पे, रतलेह पनबिजली परियोजना किस देश या किस केंद्र शासित प्रदेश में है ना? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए ये एक करेंट टाइप का क्वेश्चन, करेंट का स्टैटिस जी किसे कहिए, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को लेकर है। तो रतलेह पनबिजली परियोजना जो है वो बनाया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। कौन सा नदी पे? चिनाब नदी पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 हो गया। 38 नंबर पे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन सा राज्य में है वो आपसे पूछा गया। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा। अगर प्रतिशत में ही पूछता तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, ये सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में है। और सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला में सबसे ज्यादा वृद्धि किया कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। ये वृद्धि वाला में सही ऑप्शन है। 2019 में वन नीति का जो घोषणा किया गया है, वो जो 16वां वन नीति जो घोषणा किया है उसके तहत ये सभी आंसर दिए गए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे करा, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में है? चर्चा का विषय था ये, कुछ दिन पहले ये चर्चा में रहा, जिसके कारण ये क्वेश्चन को लाया गया। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, पराक्रम दिवस किस महापुरुष की नाम पे मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे, 23 जनवरी 1987 है ना को जन्म पे इनका मनाया जाता है। ये 1987, मिस्टेक कितना बड़ा है? 1987 कहा 1987।
1897 होगा ना इसका, 1897। ध्यान रखना 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, है ना। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया जाता है। 1939 में त्रिपुरी अध्यक्षता जो कांग्रेस का था उससे ये इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है कांग्रेस का अध्यक्ष। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या करा है। किस देश ने 25,000 साल पहले नई बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो ये इंडोनेशिया में पाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये, कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे विश्व की सबसे प्राचीनतम पेंटिंग पाई गई है? तो इंडोनेशिया में। पाकिस्तान, याद है 5 जून बीता है, पर्यावरण दिवस का होस्ट करने वाला देश इस बार वो यही है, पाकिस्तान। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे करा, अरिंगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? अरिंगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये किस शहर में है? तो यह है चेन्नई में। ये भी अभी चर्चा में रहा है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को लाया गया है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है G7 समूह के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। 2020 का G7 सम्मेलन फ्रांस के ब्रेस्टजन में आयोजन किया गया था। नहीं, ये फ्रांस में नहीं, ये USA में आयोजन किया गया था। पहला गलत है। 2021 का G7 का सम्मेलन ब्रिटेन में प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है, 2 नंबर कथन सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो B नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर, एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले एक ही कार्यकाल में, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आइए, बाइडेन साहब अभी हैं वहां के राष्ट्रपति। उसके बाद कर रहा है, इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही नहीं बनाया गया है, चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ऑप्शन ही नहीं बनाया गया, अरेंज किया गया है। आइए 46 नंबर पे, 46 नंबर भी यार नहीं बनाया गया, लास्ट का क्वेश्चन नहीं सुधारा गया है, मिस्टेक हो गया ये। आगे चलिए 47 है। आइए 47 नंबर का रहा कि कौन सा देश 2023 में लकड़ी से बना हुआ उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये जापान करेगा, याद रखिएगा, जापान के द्वारा किया जाएगा लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च 2023 में। आइए 47 के बाद 48 नंबर, हाल ही में किस स्टील प्लांट में जहरीले गैस के रिसाव से 4 लोगों की मृत्यु हो गई? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना राउरकेला वो प्लांट था जहां पे गैस जहरीला रिसाव हुआ, जिसके कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर डैम विश्व में सबसे पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जा रही है। यह परियोजना किस नदी पे है? तो यह परियोजना नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो नाइटहुड की उपाधि जो दी गई है वो दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं जो क्वेश्चन सुधारा नहीं गया था उस पर क्या था। ये तो एरर ही है, रहने दीजिए, अगले बार हम इसको देख कर देंगे, सही से लेके आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये थे आज का 50 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन? और थोड़ा सा रफ्तार आज ज़्यादा था, और हम भी आ रहा है ऐसा सूचना मिलते रहता है कि थोड़ा सा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कम कीजिए। तो बहुत कम समय, आज 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ है और हमने 50 क्वेश्चन बस, लेकिन वही है कि वो कंटेंट नहीं दे पाते हैं, उतने फैक्ट्स को नहीं बता पाते हैं, जल्दी जल्दी बता के निकलना होता है। खैर कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा तो आराम से जरूर करेंगे और कंटेंट जो है देने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।